अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने लिपिड एक्युमुलेशन पढ़ा था। आज हम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट एक्युमुलेशन पढ़ेंगे। प्रोटीन्स usually occurs in cytoplasm, may occur in extracellular space. Amyloidosis usually appears as rounded eosinophilic droplets, vacuoles or aggregated। असल में प्रोटीन ज़्यादातर साइटोप्लाज्म में जमा होते हैं, लेकिन कभी सेल के गिर्द इंट्रासेलुलर स्पेस में भी जमा होते हैं। जैसे एमिलॉइडोसिस में होता है। प्रोटीन जिस फॉर्म में एक्यूमुलेट होते हैं वो या तो राउंडेड होते हैं या इस्नोफिलिक ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होते हैं या वैक्यूल या एग्रीगेटेड फॉर्म में नज़र आते हैं। Causes of protein accumulation: absorption of protein droplets, production of protein in excessive amount, defective intracellular transport and secretion of critical proteins, accumulation of cytoskeletal proteins, aggregation of abnormal proteins. Reabsorption droplets in proximal renal tubule occurs in renal diseases associated with proteinuria. Heavy protein leakage across the glomerular filter is associated with increased reabsorption of protein into vesicle. It appears as pink hyaline droplet within the cytoplasm of tubular cells. The process is reversible. अक्सर ये कि प्रोटीन रीएब्जॉर्प्शन ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल्स में जमा हो जाते हैं। ये गुर्दे की उन बीमारियों में होता है जिनमें प्रोटीन पेशाब में खारिज होते हैं। जब ज़्यादा प्रोटीन ग्लोमेरुलाई से लीक करते हैं तो इनका रीएब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है। ये रीनल ट्यूब्यूल सेल्स के साइटोप्लाज्म में पिंक हाइलिन ड्रॉपलेट की शक्ल में नज़र आते हैं और ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। इस स्लाइड में आपको समझने के लिए एक रीनल ट्यूब्यूल का डायग्राम दिखाया गया है। बोमेन कैप्सूल या ग्लोमेरुलाई से प्रोटीन लीक करते हैं और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से इनका रीएब्जॉर्प्शन होता है और यहीं हमें प्रोटीन रीएब्जॉर्प्शन ड्रॉपलेट्स मिलते हैं। रीएब्जॉर्प्शन ड्रॉपलेट इस स्लाइड में आपको प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल नज़र आ रहे हैं जिनमें पिंक हाइलिन ड्रॉपलेट को ब्लू एरो से दिखाया गया है। प्रोडक्शन इन एक्सेसिव अमाउंट occurs in some plasma cells engaged in active synthesis of immunoglobulins. Russell's bodies, the endoplasmic reticulum become hugely distended. वो सेल जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मखसूस होते हैं, जैसे प्लाज्मा सेल्स जो इम्यूनोग्लोबुलिन बनाते हैं, उनमें अगर प्रोडक्शन बढ़ जाए तो उनमें रसल्स बॉडीज़ नमूदार होती हैं। रसल्स बॉडी दरअसल डिस्टेंडेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होती हैं। इस स्लाइड में ये नीली नीली या ब्लू रसल्स बॉडीज़ ही हैं। डिफेक्टिव इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड सिक्रेशन ऑफ क्रिटिकल प्रोटीन्स, alpha-1 antitrypsin deficiency, mutations in protein, misfolded proteins, aggregate in endoplasmic reticulum and do not secrete। इस फ्लो चार्ट से आप आसानी समझ सकते हैं अगर alpha-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी हो तो प्रोटीन में म्यूटेशन पैदा हो जाती है और उनकी शक्ल बिगड़कर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स बना लेती हैं। ये मिसफोल्डेड प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जमा हो जाते हैं और खारिज नहीं हो पाते।
accumulation of cytoskeletal proteins, alcoholic hyaline, keratin intermediate filaments, alcoholic liver disease, neurofibrillary tangle neurofilaments, अल्जाइमर डिजीज़। इसकी दो मिसालें आपके सामने हैं। एक तो अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ में अल्कोहलिक हाइलिन की सूरत में कैरेटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जमा हो जाते हैं। दूसरे अल्जाइमर डिजीज़ में न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स की फॉर्म में न्यूरोफिलामेंट्स जमा हो जाते हैं। इस स्लाइड में आपको अल्जाइमर डिजीज़ में ब्रेन सेल में जो न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स बन जाते हैं उनको नॉर्मल ब्रेन सेल से कंपेयर करके दिखाया गया है। इस स्लाइड में आपको अल्जाइमर डिजीज़ में ब्रेन सेल में जो न्यूरोफिब्रिलरी ट्रायंगल्स बन जाते हैं उनको नॉर्मल ब्रेन सेल से कंपेयर करके दिखाया गया है। एग्रीगेशन ऑफ एबनॉर्मल प्रोटीन्स, accumulation of misfolded proteins, intracellular and or extracellular, also called proteinopathies or protein aggregation diseases. Example, certain forms of amyloidosis. इसमें एबनॉर्मल प्रोटीन जिन्हें हम मिसफोल्डेड प्रोटीन कहते हैं और जिनसे आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, सेल के अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस में जमा हो जाते हैं। इस बीमारी को प्रोटीनोपैथीज़ या प्रोटीन एग्रीगेशन डिजीज़ेस भी कहा जाता है। ये बीमारी एमिलोइडोसिस की भी कुछ फॉर्म में सामने आती है। कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोजन, it occurs due to an abnormality in glucose or glycogen metabolism, appear as clear vacuole within the cytoplasm. Examples, diabetes mellitus, glycogen storage disease. हमने वाटर, लिपिड, प्रोटीन पढ़ लिया है। अब हम कार्बोहाइड्रेट या दूसरे अल्फाज में ग्लाइकोजन कह लें। इसकी सेल में एक्यूमुलेशन को स्लाइड में मुख्तसरन देखते हैं। ये ग्लूकोज या ग्लाइकोजन की एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म की वजह से होती है और साइटोप्लाज्म में क्लियर वैक्यूल की फॉर्म में नमूदार होती हैं। ये डायबिटीज़ मेलाइटस और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ में देखने में आती है। हमने नॉर्मल सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स मुकम्मल कर लिए हैं। अब हम एक एबनॉर्मल सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट डिस्कस कर लेते हैं। हाइलिन चेंज, हाइलिन एन ऑल्ट्रेशन विद इन सेल्स और इन द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस दैट गिव्स ए होमोजीनस ग्लासी पिंक appearance in routine histologic section stained with hemotoxylin and eosin, almost always associated with accumulation of protein. हाइलिन सेल के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में होमोजीनस ग्लासी पिंक सा नज़र आता है। ये तकरीबन हमेशा ही प्रोटीन एक्यूमुलेशन के साथ मुंसलिक होता है, जिसकी वजह से हम इसे इसी लेक्चर में कवर कर लेते हैं। इस स्लाइड में आपको जो दाईं तरफ ज़रा सा नीचे को ग्लासी पिंक सा दिख रहा है, यही हाइलिन चेंज है। टाइप्स ऑफ हाइलिन, इसको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। इंट्रासेलुलर हाइलिन, रसल बॉडीज़, एल्कोहलिक हाइलिन, रीएब्जॉर्प्शन ड्रॉपलेट्स। एक्स्ट्रासेलुलर हाइलिन in long standing hypertension and diabetes mellitus. Thank you my dear student. रमज़ान शरीफ मुबारक हो। अल्लाह ताला हमको ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।